बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। यह सिर्फ नेताओं की जीत नहीं है। इस जीत को सिर्फ आंकड़ों के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रचंड जीत में बिहार की बदलती तस्वीर की बदलती कहानी छिपी है। इस प्रचंड जीत से बिहार की उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक दर्पण दिखता है। ये जीत बिहार के बदलते सामाजिक ताना बाना को दर्शाता है। ये जीत सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों की राजनीति पर यह असर डालने वाली जीत है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सिर्फ बिहार की जीत का जिक्र नहीं किया, बल्कि आखिर में चलते चलते उन्होंने यहां तक कह डाला कि गंगा नदी बिहार से निकलती हुई पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि जंगल राज पर बुखार फेंका जाएगा। यानी बिहार की इस जीत का असर देश के कई हिस्सों की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा और बंगाल के लिए बिगुल भी यहां से फूंक चुका है। इसलिए इस जीत की अहमियत को बेहद संजीदगी से हम विश्लेषण करेंगे आज के आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होंगे बेहद खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहली बात एक काम कर लेते हैं कि इस जीत के कुछ महत्वपूर्ण मायनों को, इस जीत के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको दिखा देते हैं। फिर हम लोग विश्लेषण शुरू करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये आपके सामने पूरी तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। यह तस्वीर दिख रही है जिसमें एनडीए को 204 सीटें आई हुई हैं। जी हाँ, 204 सीटें आई हैं, जो अपने आप में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। पिछले विधानसभा के मुकाबले 83 सीटें ज्यादा एनडीए को आई है। इंडिया जो महागठबंधन है, इसको सिर्फ और सिर्फ 34 सीटें आई हैं, यानी 80 सीटें कम आई हैं पहले के मुकाबले। अन्य को 5 सीटें यहां पर आई हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा एक नया चेहरा जो शामिल था, जन स्वराज पार्टी, उसको कोई सीटें नहीं आ पाई या फिर खाता नहीं खोल पाया। लेकिन आंकड़े सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में कई सारी चीजें अहमियत छिपी हुई है। मिसाल के तौर पर एनडीए के आंकड़े को देखिए। इस एनडीए के आंकड़े में एनडीए में बीजेपी को 91 सीटें आई हैं। 91 सीटें यानी पहले से 17 सीटें ज्यादा आई हैं और अपने आप में एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल उभर कर सामने आया है। और जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनको 85 सीटें आई हैं। हालांकि 42 सीटों की बढ़त आई है। वजह इसकी बेहद खास थी कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार इस गठबंधन में थी। और चूंकि भाजपा की सीटें ज्यादा है, जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम है, तो कई अटकलें भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा फैक्टर जो उभर कर सामने आया है, वो है आपको एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी को, जिनको 19 सीटें यहां पर आई हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें दर्शाती हैं। लेकिन इसके दो पहलू पर चर्चा और विश्लेषण कर दूं, फिर मैं आगे चलूंगा चर्चा में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यह है आपको कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो मुझे दिखी वो थी कि महिला वोटरों की संख्या। अगर इस पे आप ध्यान दें तो MY फैक्टर जो कहा जाता था, मुस्लिम यादव फैक्टर, तो इस बार दूसरे MY फैक्टर ने काम किया, महिला और युवाओं का फैक्टर। 124 सीटें पर जहां महिलाएं काफी प्रबल निर्णायक भूमिका निभाती थी, वहां पे 105 सीटें एनडीए के पक्ष में गई हैं। यानी 32 सीटों का फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन को। यहां पे आप 14 सीटों का हाथ में हासिल हुआ है, 31 सीटों का यहां पे नुकसान होता हुआ दिखा है। एक और चीज मैं चर्चा कर लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वो है सीमांचल का क्षेत्र। सीमांचल का क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। यहां पे 32 सीटें हैं और एनडीए को 21 सीटें यहां पे मिली हैं। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। ये दिखाता है कि सीमांचल क्षेत्र में भी एनडीए बिल्कुल काफी दावेदारी यहां पे करता हुआ आपको दिखा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो है आपको खासतौर से कि जैसे जहां जहां जो SIR का असर वाली चीजें थी, वहां भी आप देखें तो वहां भी कितनी ज्यादा बढ़त वहां पे करते हुए दिखी है एनडीए के घटक दलों ने। एनडीए को 11 सीटें मिली या 8 सीटें ज्यादा मिले हैं जिन जिन सीमांचल के क्षेत्रों में SIR का असर था। ये कई सारे विश्लेषण हैं जो काफी गहन छानबीन मांगता है, गहन संकेत देता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं इस आज के शो में। इसमें आपको मेहमानों में भाजपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे, धनंजय गिरी साहब, जेडीयू के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जी जुड़ेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सभी का बेहद बेहद स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे करना चाहूंगा। चुनाव से पहले भी आप हमारे कई शो में आए थे, आपने भी कई सारे आंकड़े दिए थे। आपके भी इन आंकड़ों को भी रिजल्ट ने झुठला दिया है। आपके हिसाब से 3 बड़ा फैक्टर जो इस जीत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है या फिर कहें इसका श्रेय जाता है?
धनंजय गिरी साहब। लक्ष्मण जी, जो लगातार नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार काम किया जा रहा है, जो उन्नयन और विकास के काम किए गए हैं, जिस ढंग से बिहार को स्थायित्व दिया गया है, जो एक आर्थिक मॉडल में कहें या महिलाओं का महिला सशक्तिकरण में कहें या ग्राम पंचायत स्ट्रेंथन को करें, और सबसे बड़ी बात है विश्वास का होना। जो लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे नेशन को आस्था है। जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आत्म समृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार दृष्टि, आत्महंता आस्था, वमोद आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा तथा महान उद्देश्य को लेकर जो नरेंद्र मोदी चले हैं, जिस ढंग से देश का विकास कर रहे हैं, जिस ढंग से प्रदेश का विकास हुआ है, आप कोई बात कहते हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिए लोगों को। हम अगर कोई बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीति में आने के बाद से आप देखेंगे लक्ष्मण जी कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया। आज राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी का दौर शुरू हुआ और आज बीच में इसलिए रोकूंगा हुआ है ये तो माइलस्टोन है। हाँ बिल्कुल, माइलस्टोन है आज का रिजल्ट। आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि आज चूंकि हमारे पास वक्त ज्यादा है, काफी महत्वपूर्ण दिन है, तो मैं चाहता हूं सबको समान समय मिले बोलने के लिए। आपके पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन आपने जो जीत का फैक्टर बताया, हाँ कंक्लूड करिए बस थोड़ा सा। ये बाकी सही मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जवाब थोड़े छोटे रखिएगा ताकि हम लोग सब लोग चर्चा कर सके। जी लक्ष्मण जी, आज का जो युगांतकारी फैसला है जनता का, इसने डायनेस्टी पॉलिटिक्स का द एंड कर दिया। अब कोई भी परिवारवादी संगठन, कोई भी पर्टिकुलर एक परिवार का ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली वाले दलों का अब द एंड करीब आ चुका है। ये बिहार ने आज इस बात पर मोहर लगा दी। बिहार बदलाव का प्रतीक रहा है और जो बदलाव राजनीति में आज आपको देखने को मिला कि जिस कोर वोट के सहारे एमवाई गठबंधन और तमाम चीजों के सहारे आरजेडी चलता था, उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि उनको उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। तेजस्वी के जो वादे कर रहे थे उस पर किसी को एतबार नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था। और अब जो आप कहते हैं वैसे आपको पहले बनना होगा, तब जनता पर विश्वास करेगी। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बात को साबित किया है। जयंत जिज्ञासु जी, आरजेडी के प्रवक्ता, आपके हिसाब से 3 फैक्टर जिसने इस करारी हार के लिए जिम्मेदार है। एक तो ये बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत अकल्पनीय नतीजे हैं और निश्चित तौर पर जो जनता की भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त नहीं करते ये नतीजे। तो कोई अदृश्य शक्ति का निश्चित तौर पर इसमें हाथ है और हम समझते हैं कि हमारी जो भी घोषणाएं थीं जनता की तरफ से उनको स्वीकृति भी मिली, लोगों का जन समर्थन भी रहा। अब ये नतीजे में नहीं तब्दील हो पाए तो इस पर गहरा एक शक पैदा होता है, ये मैं जरूर कहूंगा। फिर नहीं, अदृश्य शक्ति से क्या मतलब है आपका? हेलो जयंत जी, एक मिनट। जिज्ञासु जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते रहे हमारे शो में हमेशा से। हमें समझ, अदृश्य शक्ति से आपका क्या मतलब है, क्या इशारा करना चाहते हैं? नहीं, जिस तरह से सत्तारूढ़ दल और चुनाव आयोग के बीच एक अनैतिक गठजोड़ आरंभ से देखने को मिला है और चुनाव के बीच में आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद जिस तरह से 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में डाले गए और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था लक्ष्मण जी दोनों गठबंधन के बीच में, तो निश्चित तौर पर इसका भी एक असर पड़ा है। तो ये भी एक वजह रही। और दूसरा कि हम जरूर गठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेताओं के साथ इस हार के बाद हम गहन समीक्षा करेंगे कि हमारी अपनी ओर से भी कहाँ कोई चूक हुई, चाहे वो समन्वय के मामले में हो, चाहे अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचा पाने में क्या हम और ज्यादा प्रभावी कोई तरीका अपना सकते थे। ये कुछ वजहें हैं, लेकिन एक बात को लेकर जरूर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र में हम लोगों का गहरा यकीन है और ये जो भी स्वायत्त संस्थाएं देश की हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी कि उन पर कोई शक व शुबा नहीं पैदा हो और लोग इस तरह से जो वोट करते हैं उनके ऊपर सारा ओनस नहीं डाल दिया जाए कि स्ट्रांग रूम की उग्रवाही से लेकर और काउंटिंग हॉल तक में मैनिपुलेशन को लेकर उनके मन में एक चिंता पैदा हो। तो ये इस तरह से जो ये नतीजे आए हैं, इसमें इस तरह का कोई वातावरण नहीं था, इसलिए लोगों का भरोसा इस पर नहीं हो रहा है। जी नहीं, ये वातावरण नहीं था या फिर वातावरण को भांपने में आप लोग कामयाब नहीं हो पाए? रंजीत कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता। नहीं, भांपने की बात ही नहीं है, ये सच्चाई से बिल्कुल परे नतीजे हैं। सच्चाई से बिल्कुल परे नतीजे हैं, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। रंजीत कुमार जी,
जी लक्ष्मण जी, पहले तो जिनको जीत मिली है उनको मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई। एक एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं लगातार ग्राउंड पे रहा और ग्राउंड पे जो परिस्थिति थी और जो परिणाम है उसमें मैच नहीं होता है, ये बात सही है। और और इसके कई कारण हो सकते हैं, और जैसे जयंत जी अभी कुछ इशारा कर रहे हैं, हो सकता है उस तरह के भी कारण हो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी कोई टिप्पणी करना, इस पर सभी आंकड़े आने दिया जाए। और दूसरी बात कि सभी घटक दल के नेता बैठेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से जो फीडबैक मिला है उसका मुआयना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं, चूंकि क्षेत्र में मैं लगातार रहा, कि जो एनडीए के हमारे साथी ये कहते थे कि एकाध हजार से जीत हार हो सकती है, उनकी जीत हार 35,000 40,000 से हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जिसको जयंत जी अदृश्य शक्ति कहते हैं, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो ग्राउंड रियलिटी थी और जो रिजल्ट है, इन दोनों में मैच नहीं। जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो रिजल्ट है, उन दोनों में मैच नहीं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में धनंजय गिरी साहब का ले ही लूं मैं, तो धनंजय गिरी साहब इस पर बोलना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, बहुत पहले पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस विपक्ष के लिए कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप देखें जिस तरह से हमारा पांचों दलों का संगठन कितना मजबूती के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप महागठबंधन में देखिएगा तो इतनी गड़बड़ है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अब फ्रेंड में फाइट होता है कहीं, भला फाइट होने के बाद कौन फ्रेंड रह पाता है। कांग्रेस के करता धरता राहुल गांधी कोलंबिया में जाकर कॉफी बनाते हैं और वो कोलंबियन कॉफी का वहां से रेसिपी बताते हैं कैसे किया जाए। चुनाव खत्म होने के 2 दिन पहले वो जंगल सफारी को चले जाते हैं कि अब किसी को नजर नहीं आए, चलो जंगल में छुप जाए। दूसरी तरफ हम देखें, हम 600 रैली 600 रैली अकेले बीजेपी ने की है। इसके अलावा जदयू से लेकर के तमाम जो हमारे संघ साथियों ने किया वो अलग बात है। एक दिन हेवी रेन था, हेलीकॉप्टर उड़ने का मना हुआ, उस दिन सो कॉल्ड यूथ लीडर घर से न काम किए और नीतीश ने 250 किलोमीटर जाके यात्रा की। आज जिस जिजीविषा से, जिस मेहनत से आप जनता के बीच में जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, एक तरफ तो झूठ की खेती थी और दूसरी तरफ सच का साम्राज्य था। हम लोग जिस तरह जनता के साथ जो काम किया, और एक दिन में कोई विश्वास आप पे करेगा नहीं लक्ष्मण जी। ये 20 साल से जो पंचायतों को स्ट्रेंथन किया गया, गांधी के ग्राम स्वराज को सपने को साकार किया गया, महिलाओं का अकाउंट खोला गया, ठीक है, इस पे मैं आऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आपका भरोसा मेरा प्रण है, आपका भरोसा मेरा संकल्प है। मतदाताओं को ये प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया, ये संकल्प और प्रण को कैसे लागू करेंगे ये भी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इस पर मैं आऊंगा। जयंत जिज्ञासु जी आपके पास भी आएंगे, रंजीत कुमार जी आप भी बने रहिए। अवधेश कुमार जी, मैं थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछूंगा कि जो भाजपा की रणनीति ही होती है कि एक चुनाव आप जीते, अगले चुनाव की रणनीति में जुट जाइए। जो एक बड़ा योद्धा होता है, एक चुनाव जीतता है, उससे खुशी मनाने के बजाय अगले युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। आज प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि गंगा नदी बिहार से बह के पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल का बिगुल भी आज ही फूंक दिया, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि बिहार की जीत की जो राजनीति है, जो समीकरण है, वो वहां असर डालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि जो हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में जो जीत मिला है, इसके टेम्पो को बनाए रखना है और बनाते हुए ही अगले चुनावों में प्रवेश करना है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस समय से इससे बड़ी चुनौती अपने सामने पश्चिम बंगाल है, इसलिए पश्चिम बंगाल में अब प्रवेश करना है और उसको जूझना है और इसी ढंग से सफलता प्राप्त करना है, ये उनका है। और ये शुरुआत तो पश्चिम बंगाल की भी कोशिश पहले से चल रही है, अभी पूरा फोकस बिहार था, क्योंकि बंगाल भी भाजपा के लिए बहुत निराशाजनक रहा पिछले चुनाव में, कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बेहतर प्रदर्शन होगा और नहीं कर पाए। लोकसभा में बहुत ही खराब प्रदर्शन हो गया है, तो उसको करके दिखाना है, तो वो करते हैं और उसी का परिणाम बिहार का चुनाव आया है। क्योंकि बिहार के जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के उसी चरित्र की परिणति है कि जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उनको किस रूप में सुनियोजित करो ताकि जनता का अधिक से अधिक वोट हमको मिले।
क्योंकि आप नीतीश कुमार जी को की जो छवि बन गई थी आरजेडी के साथ जाने और उसके कारण उस बीच में जितना वो इरिटेट होकर बोलते थे, अगर पिछले 6-7-8 महीने में उनकी एक बिल्कुल सकारात्मक विकास की, एक शांत और संतुलित नेता की छवि बनी है विश्वसनीय के, तो उसमें भाजपा का अत्यंत योगदान है। बहुत व्यवहारिक तरीके से भाजपा ने उनको उसी रूप में पेश किया जैसे अपने लीडर को पेश करती है। एक एक नेता उनके पक्ष में बोलने लगे थे। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि शुरू में जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि एक कमजोर, अस्वस्थ और यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है, संतुलित नहीं है, और लेकिन अचानक से 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव प्रचार शुरू जैसे ही हुआ, कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखे सार्वजनिक तौर पे जो पहले कई बार दिखे थे। हम लोग भी इस पर चर्चा करते थे, हम लोग भी गौर करते थे, और इस पूरे नैरेटिव को 6 महीने के भीतर चेंज करना अपने आप में ये भी एक बड़ा कैसे बड़ी कामयाबी थी, और इसका एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सज्जन कुमार सिंह साहब, हाँ प्लीज अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। ये देखिए, ये एक अध्ययन का भी विषय है कि किस तरीके से उनके पर्सनली उसको हैंडल किया गया होगा, गठबंधन में हैंडल किया गया है, और कैसे उसको प्रेजेंट किया गया है। लेकिन जो परिणाम है ना, कोई अगर जो सच होता है ना, उसको देखने के लिए अलग से कुछ दृष्टि नहीं चाहिए। अगर आप कल्पना लोक में रहेंगे तभी नहीं दिखेगा। बिहार का ये परिणाम मेरे दृष्टि से 100% स्वाभाविक परिणाम है। नहीं, जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं और रंजीत नहीं, जयंत जी आज शाम से ही अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं ना कि वो शाम से ही अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरह, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर तय किया हुआ है जो मुद्दे नहीं है उनको बना के अपनी पार्टी को नष्ट करना है, और उस कांग्रेस सिंड्रोम का शिकार आरजेडी हो गई है, तो उसको शुभकामनाएं हैं कि आप एसआईआर लेके जा रहे हैं। जनता के बीच एसआईआर का मुद्दे नहीं है, लोग इरिटेट हो रहे हैं कि इतना बड़ा नेता कैसे झूठ बोल रहा है, हमारा वोट तो कटा नहीं है, सबका वोट हमारा है, और ये आदमी इसको मुद्दा बना रहा है। उसके रिएक्शन भी थे पॉजिटिव वोट के अलावा। जो ये राहुल गांधी और आरजेडी की पॉलिटिक्स थी कि तेजस्वी जी के जो सलाहकार थे इधर, इस राजनीति को 90 के दौर में ले जाने लगे कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलो, रामचरितमानस के बारे में बोलो, राम मंदिर के बारे में बोलो, घुसपैठियों का बात हो रही है तो उसका मजाक उड़ाओ। रंजीत जी, तो ये मजाक उड़ाओ। मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं, टीवी डिबेट में अगर आपके माथे पर सीखा है तो उस समय के तरह मजाक उड़ाने की दृष्टि से आरजेडी के प्रवक्ता बोलते थे कि आप कौन जाति हो, क्या नाम है आपका। तो इस बार चूंकि बिहार में सभी जातियों ने जाति से ऊपर उठ करके मतदान किया है, इसलिए उस पूरी राजनीति का रिजेक्शन है, नकार है कि उस पुराने जो कि उस पॉलिटिक्स में हम देश को नहीं ले जाना चाहते हैं। जहां देश आगे है उससे निरंतरता हमारे सामने है, और इसीलिए लोगों ने इतनी संख्या में निकल के वोट डाल दिया। हाँ, वो जो जाति से ऊपर उठ के वोट दिया, ये जो बात आपने कही, प्रधानमंत्री ने भी आज माई समीकरण का एक नई परिभाषा दी है। उस पर हम लेंगे कमेंट सज्जन कुमार जी से और कार्तिकेय जी से। लेकिन एक सवाल रंजीत जी, जो अवधेश जी ने कहा, वो कई लोग बीच बीच में कहते थे कि जमीन पे जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चल रही है। ये एक जनता की सोच, जनता की भावना और कांग्रेस के बीच में एक दूरी से दिख रही थी। इसका एहसास आप लोगों को था क्या? लक्ष्मण जी, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, और उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था वो अवधेश जी नहीं देख पाए होंगे। जिस चश्मे की बात करते हैं, ये इन लोगों ने दूसरा चश्मा पहन रखा है, तो वो उमड़ता हुआ जन सैलाब इनको नहीं दिखेगा। दूसरी बात आपको कह दूं कि अभी धनंजय जी एक बात कह रहे थे परिवारवाद की। आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा कि इनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने बेटा बेटी समधन तक को टिकट दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी और तमाम लोगों को टिकट दिया, चारों तरफ चिराग पासवान के रिश्तेदार इनके रहते हैं, और फिर इनको परिवारवाद दूसरे में दिखता है। देखिए, एक बात मैं धनंजय जी के लिए कहता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो ये जो अदृश्य शक्ति की बात है ना, मुझे तो कई बार लगता है कि मोदी जी ने थोड़ी कृपा कर दी, कुछ सीट विपक्ष के लिए छोड़ दी, वो भी रख लेते तो ज्यादा अच्छा था। चुनाव आयोग के साथ तो इनका इतना साठगांठ रहा, अगर वो भी रख ही लेते तो बेहतर होता। धनंजय गिरि जी कुछ बोलना चाहते हैं? चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा।
सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। कांग्रेस आज वो कश्ती हो गई जिसमें जो कोई भी सवार हुआ उसकी हस्ती मिट जाती है, और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं बात ये रोते रोते, कंधे उनके छिल गए लालू और ललटेन की पालकी ढोते ढोते। अरे आपके पास कोई वैचारिक बल हो, आप परिवार के बल से चलना चाहते हैं और दूसरे लालू परिवार की पालकी उठा के चलना चाहते हैं, आप कहां से, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कहां से सपोर्ट मिलेगा आपको, कौन आपको वोट देगा, हु हैज ट्रस्ट ऑन यू, आप कहां से वोट मिलेगा। आप कहते हैं कि कृपा की, अरे जनता ने आप पर कुछ मेहरबानी कर दी कि 2-4 सीटें आपकी आ गई, और वो भी शायद आरजेडी कहेगी कि मेरे कारण आ गई, आपकी कारण आरजेडी का नुकसान हुआ। ये अभी आप जो ठीकरा बम फोड़ने की तैयारी में है, जो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम सारा फुस 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 होकर खत्म हो गया, कंफ्यूज कांग्रेस, फ्यूज कांग्रेस, डिफ्यूज कांग्रेस और जनता के द्वारा रिफ्यूज कांग्रेस, अब ये ठीकरा बम फोड़ने की तैयारी चल रही है कि ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाए, संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ा जाए, जनता पर फोड़ा जाए, सहयोगियों पर फोड़ा जाए, ये सब चल रहा है। अगर आप जनता के बीच जाते हैं, आप देखिए कांग्रेस का पूरा देख लीजिए यहाँ क्या स्थिति, सीटों का जूता बाजार कब तक चलता रहा, कब तक लड़ाइयां चलती रही। उसके बाद लालू जी ने फोन करके चेंज करवा दिया, ये हटाओ इसको दूसरा लाओ, अब वो हटाए दूसरा आए। उसके बाद से कांग्रेस का डिसीजन लालू जी के परिवार से होता रहा है। यहाँ कांग्रेस में, और कांग्रेस को दिक्कत ये है लक्ष्मण जी कि कांग्रेस समझती है कि राजनीतिक जमीन उसकी है, उसने बटाई पर लालू जी को दी थी, लालू जी जोत रहे हैं, तो कहती है कि मेरी बटाई जमीन वापस कर दो। इन दोनों के बीच में जो झंझट है, जो झगड़े हैं, उसका समाधान करना मुश्किल है, समाधान वहां नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए दिक्कत इनको समझ में आ रही है। हमारे साथ, हमारे तरफ क्लियर मैंडेट है, हम पांचों दल एक साथ मिलकर के जन सेवा में, अहरनिश सेवा में, आठों पहर हमारा एक एक कार्यकर्ता, गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबके साथ मिलकर के, क्योंकि हम कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नहीं है, चाय की केतली वाले लोग हैं, तो गांव में हर जगह एक छोटा सा कमेंट जयंत जी के लिए लेते हैं। जयंत जी, ये जो बात बार बार निकल कर सामने आ रही है, कांग्रेस सिंड्रोम से आरजेडी बाहर निकल नहीं पाई और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री का आपने संबोधन सुना होगा, तो प्रधानमंत्री ने भी इस चीज का जिक्र किया कि आज आरजेडी पछता रही होगी कि कांग्रेस का साथ ले कितना नुकसान हुआ, चाहे कांग्रेस तो परजेवी पार्टी है। जयंत जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी इस तरह के मौके का भरपूर दोहन करते हैं, तो चाहे नेतृत्व के नहीं का हो, मेहनत के नहीं की हो, श्रेय और सेहरा उनके माथे जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी उम्मीद लोगों को ना हो, लेकिन हम लोगों का जो गठबंधन है वो वैचारिक स्तर पर है, और हम लोग हमेशा सेकुलर कहने और सेकुलर टेम्पलेट पर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, इसलिए ये हम सब कायम भी है हमारे विचारधारा के बीच गठबंधन। और कॉर्पोरेट कम्युनल ताकतें हमेशा जो कोई भी लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे और गरीब गुरबों के लिए काम करेंगे, उनको गुर्बत से निकालेंगे, पॉवर्टी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करेंगे और पुअर को बहुत ज्यादा वेलराइज नहीं करेंगे, उनका मखौल उड़ाया जाएगा। इसलिए हम तो इतना ही जानते हैं कि आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, आपको नेटवर्क में कोई इशू है। मैं अपने स्टूडियो डायरेक्टर से कहता हूं आपसे बात करके इसको ठीक करेंगे, तब तक मैं दो विश्लेषक को जोड़ लेता हूं अपने इस शो में। सज्जन कुमार सिंह साहब, आप तो पूरे चुनाव भर वहीं रहे, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी वापस आए कि नहीं? जी, आ गया हूं। आ गए हैं, चलिए, जीत लेकर आए हैं। जी। अनुमान लेके आए थे, अनुमान सही निकला। अच्छा, अनुमान लेके आए थे जो अब सच्चाई में तब्दील होता हो दिखा। अनुमान इतना ही था आपका? नहीं, देखिए, दिशा तो अनुमान की सही थी, क्लोज फाइट मुझे नहीं दिख रहा था, 145 से 50 के बीच का था। आप ऐसा क्या, सज्जन जी, आप ऐसा क्या देख रहे थे जो कांग्रेस नहीं देख रही थी? आप ऐसा क्या देख रहे थे कि आरजेडी नहीं देख रही थी? देखिए, 2-3 बातें हैं और हम लोग पहले इसकी चर्चा भी कर रहे थे। कहीं पे भी आप जमीन पे चले जाएं, जमीन पे लोगों के बीच में एसआईआर या वोट चोरी का मुद्दा इस चुनाव से कहीं नहीं जुड़ता हुआ। अगर आप जब तक उसके बारे में पूछे नहीं, लोग खुद से इस मुद्दे के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो एक, ये चुनाव का नैरेटिव नहीं था, ये अपने आप में एक नैरेटिव हो सकता है, चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ था। 2, तेजस्वी यादव को अपना 2 महीना कांग्रेस के पीछे इस मुद्दे से जुड़ के बर्बाद नहीं करना था। उससे जीत हो जाती तेजस्वी की, ये नहीं कर रहा हूं कि शायद ऐसी हार नहीं होती। दूसरी बात आप देखिए, कहीं भी पूरे जगह पे नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य का मुद्दा जो है, उनके अपने समर्थक वर्ग में एक प्रमुख ऐसा कोई भी भावना नहीं दिखी। वो उड़ीसा के नवीन पटनायक जैसे नीतीश कुमार अपने समर्थकों के बीच में
अपने स्कीम की मौजूदगी से जाने जाते हैं। उनके लिए उनका स्वास्थ्य जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। तो स्कीम के मामले में ये दिखा कि वो लोग मान रहे हैं, क्योंकि तुलना आप हमेशा करते हैं कि विकल्प क्या है। तो जो विकल्प है उसके तुलना में वो काफी आगे, एकमात्र नेता है पूरे बिहार में जिनको स्कीम्स और जाति के अलावे स्कीम से जोड़ के देखा जाता है। तीसरा हमने जरूर देखा कि कहीं भी ये नहीं दिख रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार हट जाना चाहिए। 2020 में एक उस तरह का सेंटीमेंट दिख रहा था, इस बार कहीं ऐसा नहीं दिखा। और कहीं भी ये नहीं दिखा कि तेजस्वी को एक बार मौका मिलना चाहिए। उनके कोर मतदाताओं के बीच में सीमित एक भावना थी, उसके परे नहीं दिखा। चौथा क्या दिखा आप देखिए कि जब आप बिहार में सीट बाय सीट माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो राजद का जो कोर है वो अच्छी खासी संख्या में है। वो 20%, 25% इस तरह के औसतन हर जगह अपनी मौजूदगी रखता है, उसका जो समर्थन वर्ग है। तो होता क्या है कि जब भी आप पूछते हैं तो धारणा में हर सीट जो है वो फंसी हुई रहती है कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में एक धारणा बन जाती है, संभावना बन जाती है कि शायद परिवर्तन हो सकता है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये एक धारणा की बात है, परसेप्शन होता है। अब इसमें इसके परिणाम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। परिणाम यह हुआ कि इस संभावना में जो तेजस्वी हैं, उनके जो कोर वोटर है, खासकर उनके अपने समाज से, यादव समाज से, वो काफी एग्रेसिव और काफी असर्टिव तरीके से इस बात का दावा करने लगते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने का दावा अगर और भी समाज के लोग मजबूती से करें तो ऐसा दिखता है कि वो सेंटिमेंट प्रबल है। लेकिन एक ही समाज के लोग काफी एग्रेसिव तरीके से जब करते हैं तो बाकी उसके रिएक्शन में काउंटर मोबिलाइजेशन भी उस प्रोसेस से गुजरते हुए काउंटर पोलराइजेशन की तरफ चले जाते हैं। और महिला का जो फैक्टर है, देखिए जिस दिन चुनाव में ये आया कि 9 से 10% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, आप ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए पुल फैक्टर कौन है। उस मामले में नीतीश कुमार 2006 से 5 में आए थे और एक साल बाद से जो स्कीम हुई उसमें अनवरत, वो तो 10,000 एकमात्र कोई योजना नहीं था, वो कई बार से जो चली आ रही बहुत सारी योजनाएं थी उनको और कंसोलिडेट करने का और एक कंसोलिडेट प्रक्रिया का हुआ। इसमें, तो इन हाँ, तमाम इसमें चीजों से देखें, हाँ, इसमें सज्जन जी महिला वोटर का नीतीश कुमार के साथ आना या जदयू के साथ आना मुझे कोई नई बात नहीं लगी। हाँ, इस बार ज़्यादा साथ आ गई महिला वोटर। पिछले चुनाव में भी जदयू के साथ रही हैं और क्षेत्र में चुनाव में पहले भी आप गए होंगे, इस बार भी गए थे। हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा यहाँ पर आई हैं। मैं आपके पास कार्तिकेय बत्रा, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, ये जो जीत हुई है इसमें दो बातें लोग काफ़ी नोटिस कर रहे हैं। पहली बात कि इस बार जीत में सबसे ज़्यादा गेन अगर किसी को हुआ है तो वह है जनता दल यूनाइटेड को। ये भले ही चिराग पासवान को गठबंधन में आने का नतीजा हो या फिर नीतीश कुमार की छवि का नतीजा हो, लेकिन दूसरी चीज जो लोग गौर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बार पूरे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर आई है। पहले भी थी, लेकिन कोई एक पार्टी लंबे समय तक बड़े दल के तौर पर रहे और मुख्यमंत्री पद पर ना जाए, ये किसी को पछता नहीं है। ये सवाल सुबह से मंडरा रहा है, तो मैं सोचता हूं पहले इसी का जवाब दे दीजिए, फिर बाकी सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, हम लोग के लिए यह विषय था ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तुलना में एनडीए में पहले से ही क्लियर था कि हम लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो अलायंस का लीडर होता है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, निश्चित तौर पर भाई अगली सरकार बनेगी तो लीडर हमारे वही रहेंगे। तो ये डिबेट का विषय ही नहीं है। आज मुख्य मुद्दा यह है कि हम लोगों ने जिस विकास का रोड मैप पिछले 20 सालों में बनाया है और बिहार में एक लंबी लकीर खींची है, इसको अगले 5 साल तक कंटिन्यू करने का मैंडेट बिहार की महान जनता ने दिया है। जो काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने, यानी उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है, उसको पूरी मजबूती के साथ हम लोग अगले 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे। और हमारे माननीय लीडर श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अगला 5 साल बिहार के विकास के लिए बहुत डिसाइसिव होने वाला है। बिहार में नई नई फैक्ट्रियां लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे और रोजगार के अवसर का सृजन होगा। और नीतीश बाबू कोई घोषणा नहीं करते हैं, वे संकल्प करते हैं। जैसे हम लोगों का 7 निश्चय है,
वे निश्चय करते हैं, और नीतीश जी के संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। नीतीश जी ने घोषणा किया है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, तो बिहार की जनता को उनके इकबाल पे भरोसा है। उन्हें विश्वास है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। बिहार के संदर्भ में जो उन्होंने विकास की लंबी रेखा खींची है, भागीरथ प्रयास किया है, यह भागीरथ प्रयास को कंटिन्यू करने का मैंडेट बिहार की जनता ने दिया है। हम सभी लोग बहुत अभिभूत हैं, और जब बड़ी ताकतें मिले तो जब बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती है, उस जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20 साल रूट करने के बिल्कुल ये बात आप ज्वाइन कर रहे थे शो को, उससे पहले ये बात मैंने कहा था, भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब जुड़े हुए थे, मैंने कहा था कि ये बड़ी जीत जो हुई है ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी देता है, और बड़ी खुशी हुई कि आपने इस चीज को स्वीकारा कि जीत के साथ, खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आती है। एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, फिर एक मेहमान हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा काफी देर से बैठे, उनको भी जोड़ूंगा शो में। सवाल यह है कि जब बीच में चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव की तैयारियों के दौरान ये मुद्दा उठ रहा था कि नीतीश जी के तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कोई विकल्प तलाशा जाए, तो उस वक्त क्या हुआ कि अचानक से जेडीयू का एक धड़ा नीतीश जी के बेटे को आगे करने में लग गया। कई बार चेहरे पर भी आए, कैमरे के सामने आए, कई जगह पोस्टरों पर भी दिखे। तो अब आपके पास 5 साल बचा हुआ है, अब यहाँ से 2025 से 2030, ठीक है, आप लोग का नारा है 2000 से 25, 2030 नीतीश, लेकिन इस बीच क्या नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में और ज्यादा सक्रिय तौर पर शामिल करने पर कोशिश होगी? जितेंद्र जी, देखिए, जो बात की शुरुआत आपने की, प्रश्न की शुरुआत मुझसे, उसमें कहा कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर माने जदयू का ये गुट या जो सहयोगी दल है वो कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं या उनके संदर्भ में बातचीत हो रही है। ठीक है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव का जो कैंपेन हुआ और नीतीश जी ने जितनी सभाएं की और जितना रोड शो किया है, आप देखे होंगे कैंपेन के दौरान 2 दिन बारिश भी हुई है। उस दिन भी माननीय सीएम साहब मधुबनी और दरभंगा में रोड शो कर रहे थे, जब नेता प्रतिपक्ष और अन्य लीडर पटना में बैठे हुए थे और मोबाइल के माध्यम से यानी आईसीटी के माध्यम से वे सभा को संबोधित कर रहे थे, अपने फिजिकली जाने को कैंसिल करके। उस बीच भी प्रतिकूल मौसम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा में थे और मधुबनी में थे। उसके बाद भी अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सवाल उठाते हैं तो मैं तो कहूंगा कि बिहार के प्रति उनकी जो सोच है वो बायस्ड है, वो सही नहीं है। जो व्यक्ति इतनी सभाएं कर रहा हो उसके स्वास्थ्य पे आप सवाल उठा रहे हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति सवाल उठाते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सवाल उठाने वाले को अपनी स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए, इतना ही कहूंगा। बाकी हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, हम लोग सत्ताधारी दल से हैं। मेरे सवाल का पहला हिस्सा तो आपने पकड़ लिया, आखिरी हिस्सा आपने जवाब नहीं दिया। आखिरी हिस्सा का भी मैं जवाब देता हूं। नीतीश कुमार जी राजनीति में हैं और कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के मूल्यों को चलने वाले लोग हैं, समाजवादी लीडर हैं। तो जिन समाजवादी मूल्यों को लेकर नीतीश बाबू चले हैं, जिसका अनुपालन उन्होंने सुनिश्चित किया, वे कोई परिवारवाद उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया है, परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष की तरह वे कोई वंश से नहीं आते हैं, लालू जी की तरह अपने बेटों को करने का प्रयास नहीं किया। नीतीश कुमार के बेटे को सके राजनीति में प्रोत्साहित नहीं किया जाए। अगले 5 वर्ष भी वे उनका जो प्रण है, जो सामाजिक मूल्य है, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। न परिवारवाद न भ्रष्टाचार, इन दोनों में किसी से भी उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से नीतीश जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, उसमें इन तीनों की कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए यह सवाल करना बेहतरीन आपने जवाब दिया। आपने अब आप बने रहिए शो में। कार्तिकेय बत्रा साहब जो अभी कह रहे थे रंजीत जी, दरअसल कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे जिस तरह से सवाल उठा करके ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश जी तो सीएम बनेंगे नहीं, भले जीत जाए तब भी, लेकिन इस नैरेटिव को जिस तरीके से 6 महीने में बदल दिया गया, जो अवधेश कुमार जी कह भी रहे थे, आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या रही? और अब ये सवाल नहीं उठना चाहिए, जनता मान चुकी थी कि कुछ भी होगा बनना सीएम नीतीश कुमार को ही है। नहीं, ये बात तो सच है कि अगर आप लोगों से पूछते भी फील्ड पे कि वो सुने हैं कि बीमार हैं,
तो या तो लोग उसको खारिज करते हैं या उनका अपना एक डिनायल मोड है कि तो क्या हुआ, वो बूढ़े हो गए, उनका दिमाग अभी भी तेज चलता है। तो वो बताता है आपको कि उनकी एक फंडामेंटल लोकप्रियता थी, खासकर वो जो जातियां हैं जो उनके साथ जुड़ी रही हैं, ईबीसी हो, महादलित हो, कुर्मी कोयरी हो, महिलाओं का जो पूरा एक समाज है, उनके प्रति बहुत लगाव दिखा नीतीश जी के प्रति। तो मुझे लगता है कि जो अभी सज्जन कह रहे थे, जमीन पर देखिए, जो भी जमीन पर गया था लक्ष्मण जी, मी इंक्लूडेड, ये दिख रहा था कि जेडीयू के खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं। और जेडीयू जहां जहां लड़ रही थी वहां साफ साफ सिंबल पे वोटिंग हो रही थी, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। सवाल बस इतना था कि जो जेडीयू के घटक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कुशवाहा जी हैं, जैसे ही आप उन सीटों पे जाते थे तो महिलाएं तो वहां भी सिंबल पर वोट कर रही थी, उनको सभी सिंबल पे, जो ईबीसी दलित महिलाएं हैं उनको तो उस सिंबल पर भी नीतीश जी ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब आप पुरुषों से बात करते थे, मिडिल एजेड पुरुषों से या युवा पुरुषों से, तो थोड़ा सा चुनाव फंसा हुआ लगता था। कन्विंसिंग ये भी नहीं था, लेकिन बस लगता था कि हाँ, अगर कुछ उम्मीद है महागठबंधन की तो वो यही है कि जो ये वाली सीटें हैं जहां पर घटक दल लड़ रहे हैं, वहां पे मिडिल एजेड पुरुषों में थोड़ी थकान है और युवा पुरुषों में जो थोड़ा सा नाराजगी है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहे। जो भी चुनाव था बनना बिगड़ना वो वहीं पर था। जेडीयू की आप किसी भी सीट पर जाते, ईबीसी, महादलित, पुरुष, महिला, वो एक तरफा नीतीश जी का नाम ले रहे थे। तो जब आप ये घटक दलों की सीट पे जाते थे तो लगता था हाँ, कुछ फाइट हो सकती है। लेकिन हमेशा से ये तय था, अगर महागठबंधन जीतता तो वो नैरो मार्जिन से जीतता, और अगर एनडीए जीतता तो वो एक तरफा जीतता। दो पॉइंट्स हैं। इतना एक तरफा जीतेगा ये शायद किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया। खासकर मुझे जो चौंकाया वो बीजेपी की सीट लिस्ट ने, कि बीजेपी की हम 89 सीटें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा था और जमीन पर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने काफी टिकट रिपीट किए थे और काफी ऐसे लोग दिखे जो टिकट और कैंडिडेट को लेकर थोड़े पशोपेश में थे। ऐसा बाद में जब एनालाइज करेंगे दिखेगा शायद कि मार्जिन उनका कम हुआ, लेकिन वो सीटें फिर भी निकाल गए। दूसरी बात, एक बात और जो फंडामेंटल मुझे लगता है समझनी पड़ेगी, ये चुनाव महागठबंधन के लिए शुरुआत से ही बहुत ही कठिन चुनाव था, क्योंकि 2020 का चुनाव हम देखते हैं 37% दोनों तरफ बटा हुआ था। लेकिन फिर जब आज के समीकरण के आधार पर आप वोट शेयर देखते हैं, जहां एलजेपी इधर आ गया, कुशवाहा जी इधर आ गए, वीआईपी उधर चले गए, तो दिखेगा आपको कि चुनाव की स्टार्टिंग में ही एनडीए के पास तकरीबन 5 परसेंटेज पॉइंट की लीड थी। तो महागठबंधन को तो वो 5 परसेंटेज पॉइंट क्लोज करना था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो क्लोज कर पाए। उनका अपना वोट शेयर तो वहीं का वहीं है, 37-38, लेकिन एनडीए बहुत आगे निकल गया। एनडीए ने 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट और गेन किया। इसलिए बिहार के इस चुनाव का एक डेवलपमेंट ये भी है कि ज्यादा बाइपोलर हो गया है बिहार इस चुनाव के बाद। जिस बिहार में पिछली बार अगर आप देखें तो दोनों घटक दल जो आज की तारीख, जो आज जैसे दिखते हैं, उनका टोटल वोट शेयर 82% था, ना 82 नहीं, 81% था। वो टोटल अगर आप आज की तारीख में जोड़ेंगे वो 85% क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब वो जो अन्य की संख्या है वो सिकुड़ी है, और सिकुड़ने के बावजूद उसमें ओवैसी साहब सीमांचल में महागठबंधन को खूब डेंट पहुंचा गए हैं। ये दिखाता है महागठबंधन की मैनेजमेंट कैसी रही, चुनाव कैसे उन्होंने लड़ा। तो मुझे लगता है इसमें महागठबंधन के लिए पॉजिटिव देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार मैन ऑफ द मैच है। और एक बात मैं ये कहूंगा, कई लोग ये कह रहे हैं 10,000 रुपए चल गए, तो मैं इस बात में थोड़ा सा संशोधन करूंगा। 10,000 रुपए वो तेल है जिसने उस मशीन में ऊर्जा डाली, जिस मशीन को 20 साल से तैयार किया गया नीतीश कुमार द्वारा। और साथ ही साथ मशीन में ऊर्जा डालने का काम किया। एक आखिरी बात लक्ष्मण जी, एक आखिरी बात कि नीतीश कुमार जी का रोल तो है, लेकिन अगर आप महिलाओं से बात करते तो 100% में तकरीबन 25% महिलाएं ऐसी भी थी जो एक सांस में नीतीश जी के नाम के साथ मोदी जी के वेलफेयर स्कीम्स की बात भी कर रही है। क्योंकि आप ये देखिए, बिहार में फ्री राशन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। तो जिस तरीके का सामाजिक भी फैक्टर काम है। हाँ, जो लेकिन एक चीज जो आपने कहा, बत्रा साहब, वो चीज कई लोगों ने कहा भी, और यहां तक कि मैंने अभी कहा भी था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। जयंत जिज्ञासु जी,
आपको लगता है कि जो आपका कोर वोटर माना जाता था, मुस्लिम और यादव, जो लोग कहते थे विश्लेषक की एमवाई जो है वो कोर वोटर है, वो इस बार थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखा और उसको इंटैक्ट करना प्लस उससे प्लस करना, ये एक बड़ी चुनौती थी आपकी, जिसमें आप लोग सफल नहीं हो पाए? देखिए, मैं आरंभ से इस बात को कह रहा हूं कि हमारी पार्टी जनता दल हो कि राष्ट्रीय जनता दल हो, कभी भी एमवाई की राजनीति नहीं करती। हम पर यह चस्पा जरूर कर दिया गया क्योंकि इन दोनों सामाजिक समूहों का एक विशाल जनसमर्थन हम लोगों को मिलता था। लेकिन पूरे चलो सूरत को देखेंगे, मंत्रिमंडल को, उसमें अगली जातियों में भी 28 में 18 को मंत्री बनाते लालू जी। इसलिए इस चुनाव की खास तौर पर हम बात करना चाहेंगे। तो इस बार भी हमने सभी सामाजिक समूह के लोगों को उम्मीदवार बनाया, सबसे ज्यादा 24 महिलाओं को टिक कर दिया। यह भी उम्मीद है कि महिलाएं जो हैं वो जदयू के स्वाभाविक रूप से जाती। ऐसा होता तो 50% आबादी महिलाओं की, अतिपिछड़ों की आबादी जोड़ लें। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हम लोग इस कोशिश को जारी रखेंगे, नतीजों से बिना विचलित हुए हम आगे भी सबको साथ लेकर चल सकें। और चुनाव एकमात्र गतिविधि नहीं है राजनीति, बहुत सारी गतिविधियों में एक गतिविधि है जो असल में हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी से और खुले मन से हम आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों की समीक्षा करेंगे। और जहां मैं आपके पास आऊंगा लेकर के, एक सवाल और लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेना होगा कि आपके नेतृत्व पे जो तेजस्वी यादव का नेतृत्व है, क्या उस पर लोगों का, आपके कार्यकर्ताओं का, आपके सहयोगी दलों का भरोसा कायम रह पाएगा क्या? ये सवाल का जवाब लूंगा आपसे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं आप। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मुझे एक चीज़ समझाइए आप कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत यहाँ पर हुई, इससे पहले कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को लेकर इतना हमलावर क्यों रहते हैं? आज उन्होंने कांग्रेस का एक नया नाम दे दिया और कहा कि एमसीसी, क्या मुस्लिम माओवादी कांग्रेस कह दिया। और उन्होंने खुद कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस से जितने विधायक नहीं जीते हैं, उतने अकेले बिहार में भाजपा के विधायक जीत चुके हैं। तो इतने निचले खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस पर हमलावर होने के पीछे क्या मकसद है? जी, इसको उत्तर देना है, आपको देना है, और कौन देगा? देखिए, अच्छा नहीं, थोड़ी देर ठंडा हुआ था। देखिए, ऐसा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश की राजनीति में भाजपा विरोधी जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ा रही है। दुर्भाग्य से अनेक पार्टियां उसको फॉलो कर रही हैं और उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कि देश में जो निगेटिव वातावरण बनता है, कहीं वो कांग्रेस के कारण है। तो इस समय कांग्रेस को अटैक करने का अर्थ हुआ कि वो सारे नैरेटिव पर अटैक करना, ये चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सबसे ज्यादा कौन अटैक कर रहा है इस समय? राष्ट्रपति तक को किसने निशाने पर लिया है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन निशाने पर लेता है? पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनको किसने लिया? बाद में जब जाना हुआ तो उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा। तो इसके कारण देश की राजनीति में जो राजनीति में जो मुद्दों पर बहस होती थी, जो मुद्दों के कारण विरोध और समर्थन होता था, वो कांग्रेस के कारण एक मुद्दों के स्तर पर जो अराजकता कायम हुई है, तो उनको करना है, उसको करेंगे। लेकिन उनके करने का ये अर्थ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में किसी से लड़ना है। आपने देखा है कि कांग्रेस को निशाना बनाते हुए आरजेडी पर ज्यादा हमले किए भारतीय जनता पार्टी ने। जंगल राज को मुद्दे बनाया, बाकी उस समय के अविकास को मुद्दे बनाया। तो मैं देखिए मूल बात इस चुनाव में एक दो लाइन बोल। देखिए, इस चुनाव को ठीक से समझने के लिए पहले बिहार में ये देखना कि वहां जाति ही फैक्टर होगा। जब तक ये माइंड से नहीं निकलेगा तो ये चुनाव समझ में नहीं आ सकता है। बिहार के लोगों ने इसको दूर कर दिया है कि केवल जाति यहां फैक्टर है, जातियों से उठ के मतदान किया है।
तब ये जनादेश आया है। जब तक ये होगा कि नीतीश कुमार का ये सोशल इक्वेशन है, फलाने का ये सोशल इक्वेशन है, उन्होंने 5 नेताओं को जोड़ दिया तो इतनी जातियां जुड़ गई, तो इस जनादेश का अर्थ समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा जनादेश आखिर एक निरंतरता का, विकास का, एक आदमी की आलोचना जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जब गठबंधन बन रहा था, चाहे एनडीए का हो चाहे महागठबंधन हो, गठबंधन बनाते वक्त और टिकट देके वक्त सबसे ज्यादा जिस फैक्टर का ध्यान रखा गया वो जाति ही थी। इसीलिए सबक मिला है सभी। देखिए, ये एक पक्ष का विषय नहीं है, ये सबको लोगों ने बताया है कि भाई आप हमको ये मान के चल रहे। यही तो करें कि यहां से राजनीति की अगर सोच बदलेगी ना, तो ये लोकतंत्र के लिए भी, भारत के लिए भी, आंतरिक एकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। ये सबको समझना है, मैं एक पक्ष के लिए थोड़ा ही बोल रहा हूं। जयंत जी, ये सोच बदलेगी क्या? जयंत जी, गासू जी। नहीं, देखिए, अवधेश जी जो कह रहे हैं वो उसकी अपनी एक दृष्टि है, उनकी बातों की, और मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ही एक अलग नजरिए से कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि निर्गुण भजन करना है, सच्चाई से बिल्कुल विमुख होते हुए, लेकिन मंशा नहीं, वो जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि आपको, वो जो कह रहे हैं आपके लिए उनका मैसेज ये है, आपके लिए मैसेज उनका ये है कि MY समीकरण के साथ चिपक के मत रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी बात पूरी होने देते। मैं कह रहा हूं कि वो भी चाह रहे हैं कि जाति का प्रश्न गौण हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए। मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन शुतुरमुर्ग सिंड्रोम का शिकार हुए बगैर, जैसे शुतुरमुर्ग छिप जाता है, उसको लगता है कि उस पर आक्रमण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था में सबसे कमजोर है हायरार्की में, उसको ऊपर उठाओ, उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जाए, और इसके जरिए ही ये चीजें, ये बीमारियां, व्याधियां दूर होंगी। रजनी कोठारी कहते थे कि भारतीय समाज में, बल्कि राजनीति में, जो लोग जातिवाद को लेकर शिकायत करते हैं या जाति के प्रश्न के उभरने को लेकर, वो दरअसल एक ऐसी राजनीति की तलाश करना चाहते हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं। तो हम सब लोग यही तो चाहते हैं। अब कितने पॉलिटिशियन हैं, अब कितने पॉलिटिशियन हैं जयंत जी? इंसानियत की तरफ ट्रांसेंड करो। तो ये तो एक बहुत ही कलेक्टिव प्रोसेस है, और ये कलेक्टिव प्रोसेस है। लेकिन अब कितने पॉलिटिशियन रंजीत कोठारी की किताब पढ़ के पॉलिटिक्स करने यहाँ पर जाएंगे? ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। छोटे छोटे जवाब लूंगा। धनंजय गिरी साहब, इस बार जातीय को आप जो है बहुत नीचे स्तर तक रिड्यूस कर रहे हैं। ये बुद्धि विरोधी वातावरण ये आरएसएस का बनाया हुआ है। आप बताइए ना कि नेहरू हो कि गांधी हो कि मौलाना आजाद देश की आजादी में तल्लीन थे, लोगों को उसी में लगे रहिए, और लिखने का भी वक्त, पढ़ने का भी वक्त निकाल लेते थे। समाज को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? राजनीति नहीं तो जो महिलाएं और पुरुष निकल के इतनी बड़ी संख्या में वोट करने आई हैं, वो अपने समाज को नहीं समझ रही हैं। जिज्ञासु जी, इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं, पुरुष, हर जाति के निकल के आई हैं, उनको समाज की समझ नहीं है। उनको नहीं है कि समाज में जो कमजोर वंचित है उनको निकालना है, वो नहीं आई है ऐसे। धनंजय गिरी साहब, आप थोड़ा संभालिए मोर्चा। तो आप अदृश्य ढूंढते रहिए। अवधेश जी, एक जयंत जी, अवधेश जी एक मिनट शांत हो जाइए। धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त बोले, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगा, और रंजीत जी भी हैं। देखिए, मैंने लक्ष्मण जी आपको पहले भी कहा कि राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती थी, नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में प्रादुर्भाव के बाद से एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर आया है। लोगों पर विश्वास हुआ। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि आप जो कहना चाहते हैं वैसा आपको दिखना भी होगा, वैसा आपको लगना भी होगा, आपके एक से वैसा महसूस हो। आजादी की लड़ाई में गांधी कोई बहुत बड़े ओरेटर नहीं थे, लेकिन उनके पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्ट करती थी, बातें, मैसेज ट्रांसमिट होता था। तो आप अगर ये कहेंगे, आप किसी सरकारी नौकरी का फार्म भरने की हड़ताल नहीं रखते हैं, और आप कहेंगे मैं हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो आप बात कैसे रिफ्लेक्ट होगी? कैसे बात समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगी? कैसे आप पर विश्वास किया जाएगा?
जो आप कहना चाहते हैं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, वैसा आपको बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे जीवन को तबाह करके आपको वैसे बनना पड़ेगा। जो शो का समय कम है, बाकी लोगों के पास जाना, आपको धनंजय साहब रोकूंगा बीच में। जितेंद्र कुमार साहब, एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि सीएम के पद को लेकर कोई शंका नहीं है, लेकिन आपका एक बड़ा घटक दल महत्वपूर्ण आ गया आपके गठबंधन में, और वो घटक दल है चिराग पासवान की पार्टी। स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, क्या देंगे उनको? उप मुख्यमंत्री तो बनता ही बनता है कि नहीं? मंत्रिमंडल का बंटवारा कोई आज तो होना नहीं है, और मीडिया के किसी चैनल पे लाइव बैठ के हम प्रवक्ता, जो मेरी हैसियत है, जिस कैपेसिटी से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूं, तो ये पोर्टफोलियो देना तो मेरा काम नहीं है। और नहीं, अभी समय लगेगा। विचार तो नहीं, जब सरकार का शपथ हो जाएगा तो ये मंत्रिमंडल बांटने का जो एकाधिकार है वो सीएम के पास होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं। इस चैनल पे बैठे हुए हैं लाइव सभी लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, तो ये सीएम साहब का अधिकार है। भाई जब उनकी बैठक होगी उसमें तय होगा अन्य चीजें, और सीएम साहब तय करेंगे उस पर किसको क्या पोर्टफोलियो देना है। जैसे सीएम साहब पिछले 20 वर्षों से इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, भाई तो हैं वो गृह मंत्री, उनको कैसे स्टेट चलाना है इस बात को बखूबी जानते हैं। जब हम लोग 43 सीट पे इस स्टेट को चला, इसलिए लेकर के आया, हाँ ये सवाल इसलिए लेकर के भी आया क्योंकि जब सीटों का बंटवारा हो रहा तो सबसे ज्यादा हार्ड बार्गेन वहीं से हो रहा था, तो जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा तो भी मुझे लगता है वैसे ही हार्ड बार्गेन होगा। रंजीत कुमार जी, एक सवाल जो अभी अवधेश जी कह भी रहे थे कि जो मुद्दों की राजनीति से हट के व्यक्तिगत राजनीति, संस्था के ऊपर हमला करने वाली राजनीति कांग्रेस थी, वो काफी नुकसान कर रही पार्टी को, तो आपको लगता है कि अब आपके नेता को यहां से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए भविष्य के चुनावी पॉलिटिक्स के लिए? पहले अवधेश जी से आपने एक सवाल पूछा था जिसका वो गोल गोल जवाब दे रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज के ही संबोधन में नहीं बल्कि किसी भी संबोधन को याद कर लें, उनका अधिकांश समय जाता है कांग्रेस के विरोध में बोलने पर। ये उनके भय को दर्शाता है। उनको ये पता है कि जितने संवैधानिक संस्थाओं का वो दुरुपयोग करते हैं, जितने षड्यंत्र करते हैं, उसको अगर कोई एक पार्टी समझ पाती है तो वो कांग्रेस है, और अगर उसको कोई उजागर कर पाते हैं तो वो कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी हैं। तो इससे उनको डर लगता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि इसी में नहीं, हर सभा में वो ये नहीं बताएंगे कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या किया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के बारे में लगातार अपशब्द बोलेंगे। और ये आपने वहां देखा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिहार में उद्योग लगाएंगे। लक्ष्मण जी, उनसे पूछना चाहिए कि 20 वर्षों से आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आखिर बिहार में एक भी उद्योग क्यों? हाँ बिल्कुल। अब जो है अगला 5 साल में मुझे लगता है इतने समय बाद 5 साल जो होगा ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए काफ़ी होगा। सज्जन जी और कार्तिकेय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन हमें शो को यहीं समेटना होगा क्योंकि समय यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।